नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो था आवेग। कुछ एक बातें अपने आवेग के बारे में फिर से आपको बता देता हूँ और फिर अपने आगे बढ़ते हैं और न्यूटन के गति का तृतीय जो नियम है उसे पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आवेग। आवेग का क्या मतलब था? आवेग का मतलब था कि बल जो होता है, बल का समग्र प्रभाव क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। और अपने आवेग को लिखा था आई से और अपने बोला था डी वेक्टर किसके इक्वल होता है? एफ वेक्टर और डी टी के इक्वल होता है। अगर समय परिवर्तित हो रहा हो t1 से t2 तक तो अपने समाकलन कर देते हैं इसका, कहाँ से कहाँ तक? t1 से लेकर के t2 तक। ठीक है, एक तो अपने ये पढ़ा था कि आई वेक्टर जो है अपना किसके इक्वल होता है? समाकलन एफ वेक्टर डी टी और t1 से t2 के बराबर होता है। दूसरा, इसके अंदर देखिए, मैंने आपको बताया था कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से एफ वेक्टर किसके बराबर होता है? dp बटा dt के बराबर होता है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। ये अपने को बताता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो अपने इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर अपने क्या किया था? इसका समाकलन किया था p1 से p2 तक और dp वेक्टर, और इस तरफ लिखा था f वेक्टर dt और t1 से t2 तक क्या किया था? इसका फिर से समाकलन किया था। समाकलन करने के बाद में देखिए ये क्या बन गया था? ये बन गया था p1 से p2 और f बार था, यहाँ था t और t1 से t2। या फिर अपने तो आवेग संवेग प्रमेय सिद्ध करनी है तो इसे सीधा रखते हैं, t1 से t2 f वेक्टर और dt। और ये किसके बराबर आ जाता है? ये आ जाता है समाकलन t1 से t2 और f वेक्टर dt। जैसे लिखा है वैसे का वैसा अपने ऊपर लिख दिया इसे। ठीक है, और फिर देखिए आगे अपने क्या लिखा हुआ है? यहाँ ये लिखा हुआ है, तो ये बनता है p2 वेक्टर माइनस का, यहाँ वेक्टर लिखेगा p2 वेक्टर माइनस का p1 वेक्टर। ठीक है, और ये जो समीकरण है, जैसे समीकरण नंबर 2 अगर मैं इसे लगाऊं तो समीकरण 2 और 1 से 1 और 2 समीकरण है, उससे आप लोग देख सकते हो कि ये जो p2 माइनस p1 वेक्टर है ये किसके बराबर है? आवेग आई वेक्टर के बराबर है। यानी यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि संवेग में परिवर्तन जो है वो किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। ध्यान रखना, सिर्फ संवेग में परिवर्तन। ये क्या है? संवेग में परिवर्तन है, न कि संवेग में परिवर्तन की दर है। सिर्फ क्या है? ये संवेग में परिवर्तन है। तो संवेग में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। और क्यों कहलाता है ये आप लोग इन दोनों समीकरणों की सहायता से देख सकते हो। और इसी को अपने क्या नाम दिया था? इसी को नाम दिया था आवेग संवेग प्रमेय। ठीक है, तो ये अपने लास्ट क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं आवेग संवेग प्रमेय। आवेग के बारे में डायग्राम वगैरह बनाकर भी समझा था। आज बस कुछ एक बातें मैंने आपको फिर से रिपीट करवा दिया है कि इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको ये कि आई वेक्टर किसके इक्वल होता है? एफ वेक्टर डी टी t1 से t2, और आगे ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है p2 वेक्टर माइनस का p1 वेक्टर। यानी जो संवेग है, संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। अब अपने बात कर लेते हैं न्यूटन के गति के तृतीय नियम की। देखिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन का गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम अपने को क्या कहता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम अपने को कहता है कि जब भी अपनी कोई क्रिया होती है तो उसके परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत हमेशा क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। यानी जब भी किसी वस्तु पर कोई क्रिया की जाती है तो इस क्रिया के परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यानी प्रत्येक क्रिया की क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। और परिमाण में क्या होती है? बराबर होती है, परंतु दिशा में क्या होती है? विपरीत होती है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि जब भी किसी वस्तु पर जब भी किसी वस्तु पर
कोई क्रिया बल आरोपित किया जाता है। जब भी किसी वस्तु पर कोई क्रिया बल क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो इस बल के विपरीत दिशा में, इस बल के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल भी क्या करता है, कार्य करता है। या आप ये भी बोल सकते हैं जैसे ये एक वस्तु है और ये क्या है, एक दूसरी वस्तु है। यदि ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, अगर प्रथम वस्तु द्वितीय वस्तु पर क्या करती है, कोई बल आरोपित करती है, यानी प्रथम वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या कर रही है, कोई बल आरोपित कर रही है, तो यहाँ दूसरी वस्तु भी क्या करेगी, पहली वस्तु पर बल आरोपित करेगी। ये बल जो है वो क्या होगा, परिमाण में बराबर होगा और दिशा में क्या होगा, विपरीत होगा। ये क्या होता है, अपने न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है, जिसे अपने कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसके अंदर आपको एक ये ध्यान रखना होता है कि हमेशा क्रिया और प्रतिक्रिया जो है, क्रिया और प्रतिक्रिया जो है, ये क्या है, ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती है। यानी ये नहीं होता किसी एक ही वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों कार्य करें। एक पर अगर क्रिया आरोपित होती है तो दूसरी पर क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। अगर पहली पर प्रतिक्रिया हो रही है तो दूसरी पर क्या होगी, क्रिया होगी। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया जो है, क्या क्रिया और प्रतिक्रिया जो है वो कहाँ लगती है, वो अलग अलग वस्तुओं पर आरोपित होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ से ये भी देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि अगर पहली वस्तु दूसरी पर बल आरोपित करती है तो दूसरी भी क्या करेगी, पहली पर बल आरोपित करेगी। इसका मतलब ये होगा कि यांत्रिकी जो अपनी शाखा पढ़ रहे हैं, यांत्रिकी जो अपनी शाखा पढ़ रहे हैं, इस शाखा के अंदर अपने ये देख सकते हैं कि कोई भी अकेला बल जो है उसका अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक बल जो लग रहा है उसके बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होता है, एक अन्य बल कार्य कर रहा होता है। किसके अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, ये कार्य कर रहा है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग। अगर अपने ये मान करके चले कि अपने पास में दो वस्तुएं, एक वस्तु जो है वो वस्तु 1 है और दूसरी वस्तु जो है वो क्या है, वस्तु 2 है, तो पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F12 वेक्टर होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F12 वेक्टर होगा। और दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F21 वेक्टर होगा। दोनों बल जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे परिमाण में, परंतु दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। आई बात समझ में। यानी आप लोग यहाँ देख सकते हो कि प्रत्येक बल जो है उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। वो जो बल कार्य कर रहा है वो परिमाण में क्या है, परिमाण में बराबर है, परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है। तो ये क्या है, अपने पास में न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। अपने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे नाव के खेने का देखें, या पृथ्वी पर अपने चलने का देखें, या अपने कोई वस्तु जो है उसे अगर किसी अन्य मेज़ वगैरह पर रखते हैं तो उस पर जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है बाहर की विपरीत दिशा में, उसकी बात करें तो वहाँ सब जगह क्या लग रहा है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम लग रहा है। ठीक है, दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो अपने मान लेते हैं कि किसी क्षैतिज सतह पर क्या है, कोई पिंड पड़ा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपने क्या है, ये कोई एक क्षैतिज सतह है और यहाँ क्या है, कोई एक पिंड पड़ा हुआ है। ये क्या है, कोई एक पिंड है। पिंड का भार कितना होता है, W होता है, W = mg। कोई एक पिंड है जिसका भार कितना है, W, और W = mg। तो ये भार जो है एक तरीके का बल ही है। अभी ये भार के कारण जो बल लग रहा है इसकी दिशा किस ओर है, नीचे की ओर है। इसे आप लोग क्या मान सकते हो, इसे आप लोग क्रिया बल मान सकते हो। तो इसके विपरीत दिशा में हमेशा क्या कार्य करता है, एक बल R कार्य करता है, जिसे अपने बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। इस भार W के विपरीत दिशा में हमेशा क्या होता है, एक अन्य बल कार्य करते हैं जिसे अपने बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। और प्रतिक्रिया बल R जो है इसकी दिशा क्या होती है, इस W वाले बल की विपरीत दिशा में होती है। अगर ये नीचे की ओर है तो प्रतिक्रिया बल जो है उसकी दिशा किस ओर होती है, हमेशा ऊपर की ओर होती है। तो ये क्या है, अपने पास में कोई एक एग्जाम्पल है। अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अपने देख सकते हैं किसी सतह पर या पृथ्वी पर अगर अपने चलने की बात करें तो अपने देख सकते हैं, अन्य एग्जाम्पल में अगर अपनी बात करें तो अपनी बात कर रहे हैं पृथ्वी पर अपने चलने की। तो
अपने जब भी क्या करते हैं किसी सतह पर चलते हैं, जैसे ये क्या है, कोई एक सतह है, तो जब अपने सतह पर चलते हैं तो अपने पैरों के द्वारा अपने क्या करते हैं, अपने पैरों के द्वारा अपने ज़मीन जो है, ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं। ठीक है, जो ज़मीन है, पृथ्वी जो है, उसे अपने क्या करते हैं, अपने पैरों से पीछे की ओर धक्का देते हैं, जिससे विपरीत दिशा के अंदर अपने क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल लगता है, और जिससे अपने क्या होता है, आगे बढ़ पाते हैं, यानी अपने चल पाते हैं। आई बात समझे। परंतु पृथ्वी जो है उस पर अपने कुछ भी अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि अपनी तुलना में पृथ्वी जो है उसका आकार, उसका द्रव्यमान क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो अपने उसकी तुलना में क्या है, नगण्य है। तो अपने क्या कर रहे हैं, अपने चलते समय पृथ्वी जो है उसको पीछे की ओर क्या करते हैं, धकेलते हैं, यानी पीछे की ओर अपने क्या करते हैं, अपने पैरों से धक्का देने की कोशिश करते हैं। ज़मीन जो है उसे क्या करते हैं, ज़मीन या सतह जो है उसे क्या करते हैं, अपने पीछे की ओर धक्का देते हैं। उसे पीछे की ओर धक्का दे करके ये अपने क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अपने चलते समय भी क्या करते हैं, जो न्यूटन की गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसका पालन करते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे किसी तालाब में तैरना हो गया, या नदी में नाव का खेना हो गया। किसी तालाब में अपने तैरने की बात की जाए, किसी तालाब में तैरना हो, या जो नदी है, नदी में अपने जो नदी है, नदी में नाव का खेना हो, नदी में नाव का खेना हो, या फिर अपने क्या हो, तालाब में तैरना हो, या फिर और एग्जाम्पल देखें तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को दबाना हो गया, स्प्रिंग को दबाना, ये सभी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, जैसे अपने तालाब में तैरने की बात करें तो तालाब में जब तैरने की बात की जाती है तो अपने क्या करते हैं, तालाब में तैरते समय जो तालाब का पानी होता है उसे अपने क्या करते हैं, हाथों से पीछे की ओर धक्का देते हैं। यानी जब भी क्या होता है, कोई तैराक जो है वो पानी में तैरता है तो वो क्या करता है, अपने हाथों की सहायता से पानी जो है उसे क्या करता है, पीछे की ओर धक्का देता है। जैसे ही वो पानी को पीछे की ओर धक्का देता है, वहाँ पर प्रतिक्रिया बल लगता है और अपने तैराक जो है वो क्या हो जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। इसी तरीके से अपने बात करते हैं नदी में नाव के चलने की, या नदी में नाव को खेना। नदी जो होती है उसे नाव में जब भी खेया जाता है तो क्या किया जाता है, जो पतवार होते हैं उनकी सहायता से जो पानी होता है उसको क्या किया जाता है, पीछे की ओर धक्का दिया जाता है, जिससे प्रतिक्रिया स्वरूप अपने जो है नाव जो है वो क्या होती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। इसी तरीके से किसी स्प्रिंग जो है उसको दबाना हो गया, जैसे कोई ये एक सतह है और अपने यहाँ क्या कर रखा है, एक स्प्रिंग लगा रखा है, और स्प्रिंग को अगर अपने क्या करें, अपने हाथों से दबा रहे हैं, अगर स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, अपने दबा रहे हैं, तो स्प्रिंग भी क्या करेगा, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाएगा। यानी यदि अपने स्प्रिंग को इस ओर दबा रहे हैं तो स्प्रिंग क्या करेगा, विपरीत दिशा में अपने को इस ओर एक बल जो है वो लगाएगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि अपने न्यूटन जो है उसकी गति का तृतीय नियम आता है। ठीक है, तो ये अपने न्यूटन जो है उसकी गति के 3 नियम थे। प्रथम नियम जो है उसे अपने क्या बोल रहे थे, प्रथम नियम को अपने बोल रहे थे जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को क्या बोल रहे थे, जड़त्व का नियम बोल रहे थे। जड़त्व का जो नियम था उसके अंदर अपने किसकी बात की थी, उसके अंदर अपने बात कर रहे थे जो स्थिर अवस्था में है वो स्थिर अवस्था में बने रहने की कोशिश करता है, और जो गतिशील अवस्था में है वो गतिशील अवस्था में बने रहने की कोशिश करता है। कब तक करता है, जब तक कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट नियम में पढ़ा। सेकंड नियम में अपने पढ़ा था कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो लगाए गए बल के समानुपाती होती है। और तृतीय नियम जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, हमेशा एक प्रतिक्रिया होती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक हम लोगों ने इसके अंदर डिस्कस किए, बल की बात की है, भार की बात की है, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है उसकी अपनी बात कर चुके हैं भार वगैरह के अंदर, और अपने बल जो है उसके घटकों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अब अपने रेखीय संवेग जो पढ़ा था उसके अंदर नया टॉपिक शुरू करते हैं, रेखीय संवेग का संरक्षण या रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम देखिए, अपना नियम है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये अपना टॉपिक है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। देखिए रेखीय संवेग के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं और आपके सिलेबस के हिसाब से जहाँ जो टॉपिक दिया गया अपने उसी को पढ़ रहे हैं, वरना मैं तो आपको
रेखीय संवेग बिल्कुल शुरुआत में करवाने वाला था और रेखीय संवेग जो अपने किया है उसी के साथ अपने संरक्षण पढ़ने वाले थे, पर जैसा बुक में दिया है वैसा पढ़ा रहा हूँ फिर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है वो देखिए आपको क्या बताता है। रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है वो आपको सबसे पहले तो अपने को ये बात करनी पड़ेगी कि रेखीय संवेग क्या होता है। जो रेखीय संवेग होता है उस रेखीय संवेग का क्या मतलब है। तो रेखीय संवेग का मतलब आपको पहले मैं बता चुका हूँ। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का मतलब होता है जब वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल किया जाता है तो उससे जो राशि आपको प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, रेखीय संवेग कहा जाता है। यानी वस्तु का द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। संवेग को अपने लिखा जाता है स्मॉल p वेक्टर से, स्मॉल p वेक्टर से लिखते हैं। यहाँ सीधा p वेक्टर से लिख रहा हूँ मैं, अगर दाब वगैरह कहीं पर आ रहा हो तो आपको स्मॉल p लिखना है यहाँ, ठीक है। अभी तो कैपिटल P लिख रहा हूँ और साथ में क्या आता है, mv वेक्टर आता है। ये क्या है आपके पास में रेखीय संवेग है, p वेक्टर इक्वल mv वेक्टर, ठीक है। और सदिश राशि है ये। संवेग की दिशा जो है वो कौन सी दिशा में आती है, वो आती है वेग की दिशा में। यानी संवेग और वेग जो है उसकी दिशा क्या है, एक ही है। जिस दिशा में वस्तु का वेग होता है उसी दिशा में क्या होता है, वस्तु का संवेग होता है। तो p वेक्टर किसके इक्वल है, mv वेक्टर के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं अपने, और अपने न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या लिख सकते हैं, अपने लिख सकते हैं f dp बटा dt, या आप लोग लिख सकते हो f dm v वेक्टर बटा dt। इसके अलावा आप लोग क्या लिख सकते हो, इसके अलावा लिख सकते हो f n dv बटा dt। ये तीनों बातें आप लोग कहाँ से लिख सकते हो, ये तीनों बातें आप लोग न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से लिख सकते हो। f वेक्टर इक्वल dp बटा dt, f वेक्टर इक्वल m dv बटा dt वेक्टर के साथ f वेक्टर इक्वल m dv वेक्टर बटा dt। अगर वस्तु पर बाह्य बल जो आरोपित हो रहा है उसका मान क्या हो, 0 हो, यदि f वेक्टर का मान क्या हो, 0 हो, तो f वेक्टर का मान 0 होने का मतलब हो गया कि ये जो टर्म लिखी गई है यहाँ dp वेक्टर बटा dt ये क्या हो, 0 हो, या जो m v वेक्टर d बटा dt जो लिखा गया है वो क्या हो, 0 हो, या m dv बटा dt जो लिखा गया है वो क्या हो, 0 हो। यानी ये जो तीनों टर्म यहाँ लिखी गई है ये क्या हो, 0 हो। और देखिए किसका अवकलन 0 होता है, तो आपको पता है जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। जो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब p वेक्टर जो है वो क्या है, नियत है। या आप लोग बोल सकते हो जो m v वेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो m v वेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है। m v वेक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी या तो संवेग संरक्षित है, संवेग नियत है। इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हो एम वी वेक्टर ये भी संवेग ही है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। या यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि वी वेक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसमें से ये जो दोनों लिखे हैं ये अपने क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। यानी यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं लग रहा हो या किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं हो तो उस अवस्था में वस्तु का रेखीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है या नियत रहता है। इसे कहा जाता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, ये अपने क्या कहलाता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी जब भी अपने क्या नहीं किया जाता है, कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है तो रेखीय संवेग जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब अपने आगे बात कर रहे हैं कणों के निकाय की। यानी अगर अपने पास में क्या हो, कोई कणों का एक निकाय हो। यहाँ पर तो अपने पास में क्या था, यहाँ तो अपने सीधा सीधा था, कोई एक कण था। और अगर अपने पास में क्या होता, कणों का कोई एक निकाय होता, तो देखिए उस अवस्था में क्या होता, कणों के निकाय के लिए निकाय का कुल जो संवेग है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता। यानी अपने लिख सकते थे m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर प्लस m v3 वेक्टर प्लस m v4 वेक्टर और प्लस m vn वेक्टर किसके बराबर रहता, नियतांक के बराबर रहता, कांस्टेंट रहता। इसके अलावा देखो अपने जो p1 वेक्टर है, जो p2 वेक्टर है, जो p3 वेक्टर है,
जो Pn वेक्टर है वो क्या रहता, कांस्टेंट रहता। यानी अगर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं कर रहा हो किसी निकाय पर तो निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या रहता, नियत रहता। ठीक है, यानी अपने P1 वेक्टर P2 वेक्टर ये सारे मान जो अपने प्राप्त किए ये क्या रहते, नियत रहते। यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि गति के दौरान न केवल कुल रेखीय संवेग संरक्षित रह रहा, यहाँ जो हम लोगों ने कुल रेखीय संवेग लिख रखा है केवल यही संरक्षित नहीं रहता बल्कि एक्स वाई जेड जो दिशाएं अपने पास में होती है उन एक्स वाई जेड दिशाओं में भी संवेग जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। यानी अपने ये जो लिखा हुआ है ये तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अपने निकाय है, कोई एक वियुक्त निकाय है जिसमें कणों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, तो उसमें जो कुल रेखीय संवेग है जैसे पहले कण का P1 वेक्टर, दूसरे का P2, तीसरे का P3, nवें का Pn वेक्टर है, तो निकाय जो है उस निकाय का कुल रेखीय संवेग जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। परंतु इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए न केवल निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है बल्कि एक्स वाई जेड जो दिशाएं हैं उनमें अलग अलग दिशाओं में भी संवेग जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। कैसे, जैसे अगर अपने लिखे Px1 प्लस Px2 प्लस Px3 और प्लस Pxn, तो वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी अगर अपने x दिशा की बात करें तो Px1 Px2 Pxn ये जो अपने संवेग आ रहा है ये क्या रहता, नियत रहता। इसी प्रकार आप लोग लिख सकते हो, यहाँ लिख देना ये जो y1 है y2 है y3 है, संवेग है Py1 Py2 Py3 और Pyn, ये भी क्या रहता, कांस्टेंट रहता। इसके अलावा Pz1 Pz2 Pz3 और Pzn ये भी क्या रहता, कांस्टेंट रहता। ठीक है, यानी यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि न केवल निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है बल्कि अलग अलग दिशाओं में जो संवेग का अपने को मान प्राप्त हो रहा है वो भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगर अपनी बात की जाए दो कणों के निकाय की, ठीक है, अपने ये मान लेते हैं कोई एक निकाय है जो सिर्फ किससे बना हुआ है, दो कणों से मिलकर के बना हुआ है, तो उस समय देखिए क्या होता है, यानी अपने मान करके चल रहे हैं कि आपके पास में एक निकाय है और निकाय में क्या है, केवल दो कण है, यानी दो कणों से मिलकर बना हुआ, दो कणों से मिलकर बना निकाय है आपके पास में। ठीक है, कोई एक निकाय है जिसमें केवल कितने कण हैं, दो कण हैं। जो पहला कण है जो आपके पास में प्रथम कण है उसके लिए आप लोग मान करके चलो कि जो कण फर्स्ट है उसका संवेग कितना है, P1 वेक्टर है। प्रथम जो कण है उसका संवेग कितना है, उसका संवेग मान लिया P1 वेक्टर है। जो दूसरा कण है उसका संवेग कितना है, उसका संवेग P2 वेक्टर है। तो पहले का P1 वेक्टर और दूसरे का कितना है, P2 वेक्टर है। अपने ये मान करके चल रहे हैं कि ये जो निकाय है इस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है, यानी बाह्य बल जो है उसका मान कितना है, 0 है। जो बल लग रहा है वो परस्पर अन्योन्य बल लग रहा है। अन्योन्य जो बल लग रहा है उसका मतलब हो गया पहले कण के कारण किस पर लग रहा है, दूसरे पर लग रहा है, और जो दूसरा कण है उसकी वजह से किस पर लग रहा है, प्रथम पर लग रहा है। आई बात समझ में? जैसे ये कण आपका क्या है, फर्स्ट है, और ये कण क्या है, सेकंड है। तो बाह्य जो एक्सटर्नल बल लग रहा है इन पर ये एक निकाय बना दिया। जो एक्सटर्नल बल लग रहा है वो तो कितना है, 0 है। और इनके मध्य सिर्फ कौन से बल लग रहे हैं, इनके मध्य लग रहे हैं अन्योन्य बल। जैसे पहले पर दूसरे के कारण F12 वेक्टर, दूसरे पर पहले के कारण F21 वेक्टर। केवल ये बल क्या कर रहे हैं, इनके मध्य कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो बल है वो क्या लग रहे हैं, 0 लग रहे हैं, यानी कोई बाह्य बल जो है उस पर कार्य नहीं कर रहा है। तो अपने मान लेते हैं कि कण एक पर 2 के कारण, कण 1 पर 2 के कारण लगने वाला परस्पर अन्योन्य बल कितना है। एक की बात करें, 1 पर तो ये बन जाता है F12 वेक्टर। इसी प्रकार कण 2 पर
एक के कारण लगने वाला बल ये कितना है, F21 वेक्टर है। देखिए 2 पर 1 के कारण F21 वेक्टर, 1 पर 2 के कारण F12 वेक्टर, ठीक है। ये क्या लग रहे हैं, इनके मध्य बल लग रहे हैं। इसके अलावा देखिए F12 वेक्टर यानी जो पहला कण है उसके संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या आएगी, वो आएगी P1 वेक्टर बटा dt। इसी तरीके से F21 वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा dP2 बटा dt, ठीक है। यानी आप लोग क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है, उससे क्या लिख सकते हो, F12 वेक्टर इक्वल माइनस का F21 वेक्टर। क्या लिख सकते हो आप लोग, F12 वेक्टर इक्वल माइनस का F12 वेक्टर। ये अपने कहाँ से लिखा है, ये लिखा है हम लोगों ने न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। न्यूटन जो है, उस न्यूटन की गति का तृतीय नियम अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्येक क्रिया होती है उसके बराबर एवं विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। यानी F12 वेक्टर किसके बराबर, माइनस के F21 वेक्टर के बराबर, ठीक है। परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर ये कंडीशन यहाँ बनती है तो ये दोनों मान आप लोग क्या कर सकते हो, उठा करके एक दूसरे के बराबर रखो। देखिए क्या बनेगा, यानी अपने लिखा हुआ है F21 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर। मान रख रहा हूँ, एक तो ये आएगा, कितना आएगा, ये आएगा dP1 बटा dt और माइनस का dP2 बटा dt, ठीक है। एक तो आ रहा है dP1 वेक्टर बटा dt और दूसरा आ रहा है बराबर और माइनस का dP2 वेक्टर बटा dt। इसे आप लोग किस प्रकार लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो dP1 वेक्टर बटा dt प्लस का dP2 वेक्टर बटा dt और बराबर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसी को आप लोग लिख सकते हो d बटा dt और P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी जो अपने P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बटा dt जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे अपने क्या आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो ये 0 के बराबर होने का क्या मतलब है, ये 0 के बराबर होने का मतलब है कि P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। यानी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर जो है उसका मान आपको क्या प्राप्त हो रहा है, नियत प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जो दो कणों से मिलकर के एक निकाय बनता है, उस निकाय का कुल रेखीय संवेग अगर आप लोग देखो तो कुल रेखीय संवेग जो है उसका सदिश योग P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर वो क्या प्राप्त हो रहा है, आपको नियत प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी संवेग में परिवर्तन तो हो सकता है परंतु अगर आप देखोगे निकाय के लिए कुल परिवर्तन का अगर आप लोग करोगे सदिश योग तो वो हमेशा आप लोगों को क्या प्राप्त होगा, नियत प्राप्त होगा। यानी P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर जो है वो क्या आएगा, आपका नियत आएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल आता है वो आता है बंदूक से गोली के निकलने का। जो बंदूक गोली निकाय है उसका एग्जाम्पल अपने सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आता है बंदूक से गोली का निकलना। बंदूक से गोली का निकलना जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो रेखीय संवेग संरक्षण जो आपने पढ़ा है इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी प्रकार जो तोप होता है उससे जब गोला छोड़ा जाता है वो भी क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है, रेखीय संवेग संरक्षण का एग्जाम्पल है। अपने जो बंदूक गोली निकाय होता है उसके अंदर जो बंदूक होती है जब प्रारंभिक अवस्था में होती है, जब बंदूक से कोई गोली नहीं चलाई जाती है, उस अवस्था के अंदर आपको पता है दोनों विराम अवस्था में है। तो जो बंदूक गोली निकाय है उसका रेखीय संवेग जो है वो कितना होता है, 0 होता है। प्रारंभिक अवस्था में उनका रेखीय संवेग कितना होता है, 0 होता है। प्रारंभिक अवस्था में कितना होता है, 0 होता है। परंतु जैसे ही चलता है तो आपके पास में क्या बनता है, निकाय बनता है। बचाओ कल पढ़ेंगे भी अपने।